अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। बानी पीटीआई इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने दावा किया है कि इमरान खान को पैगाम दिया गया है कि चुप होकर बैठ जाएं तो जेल से निकाल लेंगे। क्या अलीमा खान का दावा दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो फिर पीटीआई के बड़े रहनुमाओं के दावे पर क्या कहना चाहिए और इन खबरों के बारे में क्या कहना चाहिए कि इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला महकमा दाखिला पंजाब ने किया है, जिसका इतलाक 2 हफ्तों के लिए होगा। जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात का दिन इमरान खान से मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा था। दूसरी जानिब पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी है। पुलिस ने अडियाला जेल गेट नंबर 5 के बाहर मीडिया गाड़ियों की पार्किंग पर बैरियर लगा दिए। पुलिस की जानिब से मीडिया को यह हिदायत दी गई है कि मीडिया को कवरेज की आज इजाजत नहीं और मीडिया जेल से 2 किलोमीटर दूर चला जाए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने अपोजिशन जमातों को गुजरी बातें छोड़कर मुफाहिमत की राह अपनाने का मशवरा देते हुए कहा है कि अगर पीटीआई तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करेगी तो मुफाहिमत हो सकती है। कमर जमान कायरा ने कहा है कि माजी में अक्सर अदवार में ऐवान सदर जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा, लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में वहां से जमहूरियत मुस्तहकम होगी। यूं एक तरफ अलीमा खान के बयानात, तो दूसरी तरफ पीटीआई के लीडर्स के बयानात, तीसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात और चौथी तरफ बहुत से सहाफती हलकों की आरा। ये सब एक मुतजाद तरह का मंजरनामा पेश कर रहे हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद ये दावा किया जा रहा है कि अब 9 मई के वाकयात में मुलव्विस किरदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू होने जा रही है। तो दूसरी तरफ ये दावे भी किए जा रहे हैं कि आसिफ जरदारी के तहत ऐवान सदर मुफाहिमत के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि किसका दावा दुरुस्त है और किसका गलत है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सबके लिए। चुप होकर बैठ जाएं तो जेल से निकाल लेंगे, अलीमा खान का बड़ा दावा। 9 मई के जिम्मेदारों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, हालिया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का बड़ा फैसला। क्या अलीमा खान गलत दावा कर रही हैं या अलीमा खान दुरुस्त कह रही हैं? हसन निसार साहब, ये एक ही मामले को लेकर बहुत सी आरा हैं। आपको लगता है कि मुफाहिमत की तरफ सूरत हाल है या किसी क्रैकडाउन की तरफ? ये कोई ऑफर शॉफर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तजरीदी आर्ट का नमूना है। भाई आप चुप करके बैठ जाएं, 50 साल के बाद बोलना शुरू करें तो फिर कुछ सुन लेंगे। तो क्या ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट सी बात है, एब्सर्ड एब्सोल्युटली, जिसका ना कुछ सर है ना पैर है। अच्छा, बाकी रह गया वो 9 मई वाला काम, वो तो चल ही रहा है। उसमें कौन सी कोई नई बात है? वो चल रहा है, वो चलता रहेगा। नहीं, मगर हसन साहब, जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट कह रहे हैं, हमने माजी में देखा जब गुज़िश्ता दौर था उस वक्त लीडर्स खामोश होते रहे। मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडर्स की बात कर ले, वो खामोशी इख्तियार करते रहे, उनके लिए मुफाहमती रास्ते बनते रहे। वो अपने अपने मिजाजों की बात है। वो एक कारोबारी दस्तकार से लोग हैं, वो उनकी और बात है। इज अ फास्ट बॉलर, वो अपना मिजाज होता है। ये तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। फिर चुप रहे हैं भाई, कितनी देर, 6 महीने चुप रहे हैं। यहाँ तो आप स्पेसिफिक टर्म्स में बात करते हो ना। इस लेवल पे जब कोई वाज़ेह और दो टोक और कोई पॉजिटिव बात करनी होती है, कम्युनिकेशन की तो बुनियादी साइंस है। एक हवाई सा जुमला है ना ये, आप चुप रहे तो आपको निकाल लेंगे। अच्छा, अभी सारी जिंदगी फड़ी रखोगे, जिंदगी मौत खुदा दे आज चाहे नहीं तो मैं अगला जुमला ना अलीमा बीबी जो बात कह रही हैं कि हमें खामोशी इख्तियार करने का कहा जा रहा है, तो जेल से आपके ख्याल में वो दुरुस्त बात पहुंचा रही हैं? ऐसे मैसेजेस उन तक पहुंचे हैं, उनका दावा ठीक है? बात नहीं, बिल्कुल पहुंचे होंगे। वो झूठ बोलने वाली खातून नहीं है, आप पर्सनली नो ना, वो सियासतदान है। सवाल ही नहीं पैदा होता अब किस लेवल के बंदे ने किस तरह बात की, उनको कैसे समझ आई, ये आई डोंट नो। मतलब मुझे उसके बैकग्राउंड का नहीं पता, बंदा कौन है, उसका लेवल क्या था, उसका लेवल ऑफ सीरियसनेस क्या था, और इनको कैसे समझ आती है, ये इन्होंने कैसे रिएक्ट किया या रिसीव किया उसको। इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, so I cannot really make a comment। चल, इसको कमेंट नहीं करें, बड़ी अकल चाहिए जो मुझ में नहीं है। मगर 9 मई की जो रियलिटी मौजूद है, आपको लगता है कि कोई आसानी पहुंच पाएगी पीटीआई की लीडरशिप तक? कोई मुफाहिमती गुफ्तगू हो सकती है? क्योंकि कुछ पॉलिटिकल सेक्टर्स की जानिब से गुफ्तगू हो भी रही है कि अगर सेन गुफ्तगू की जाए, बातचीत की जाए तो मुफाहिमत मुमकिन है। तो क्या फास्ट बॉलर करेंगे? मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, क्या निकलेगा? ये उम्र कैद की सजा हो जाएगी या क्या निकलना है इसमें से? अल्टीमेटली
एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, कौम का पेंडा भी खोटा हो रहा है। कंक्लूड करो, एडी केड़ी तोप चल गई है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी बह गए सी आमने सामने, बिल्कुल फॉल ऑफ ढाका के बाद भी तो वफद गया था वहां, और ये और वो तो फिर दोनों तरफ को बैठना पड़ता है ना, तो क्या फास्ट बॉलर बैठ जाएंगे? हाँ, अगर उनको टर्म समझ आती हैं बैठ जाएगा वो। क्या बिल्कुल ठीक, मतलब वो अथरा हो सकता है, पागल तो नहीं है। सही हो गया जी, ठीक है। अफसार साहब, इंतखाबात में कामयाबी के बावजूद इमरान खान के खिलाफ सख्तियां हैं, एक बड़े नंबर के साथ वो सामने आए हैं। आप भी हमारे साथ हिस्सा रहे उन ट्रांसमिशन का। मुलाकातों पर पाबंदियां हैं, आज भी लीडरशिप एक दावे कर रही है। आपको लगता है मुफाहमत मुमकिन होगी? देखिए, एक आखिरी फिक्रा हसन निसार साहब ने बोला है, वो अथरा है, पागल तो नहीं। मैं इस फिक्रे को थोड़ी देर एंजॉय करना चाह रहा था, आपने फौरन सवाल पूछ लिया। तो दोनों ही ऑप्शन जो है वो कोई इतने डिसेंट नहीं है। अच्छा। एक कौमी लीडर के लिए, वो कौम जो बेशबहा मसाइल में फंसी हुई हो, जब मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हों। मेरा मतलब ये तो वही मौला जट स्टाइल ही है ना, कि अथरा है जी, बड़ा अथरा है, हाथ छोटे है। मतलब ये नहीं, कौमी सियासत में इस तरह के रवैये चलते नहीं हैं। और बदकिस्मती से, लेकिन मसला ये है कि वो फास्ट बॉलर भी है, तो ऐसे ही रवैये हैं और यही कुछ भुगतना पड़ेगा सबको, अब जो लेके आए हैं उनको भी। और जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है ना, वो मुफाहमत से ही बात आगे बढ़नी है। और वो जैसे हसन साहब ने फरमाया भी कि जंग अजीम दोम के बाद भी तो आपस में बैठ गए थे, फॉल ऑफ ढाका के बाद भी तो सामने आमने बैठे थे। हर जंग का इख्तिताम मुज़ाकरात पर होता है, दुरुस्त। तो वो मुज़ाकरात पहले प्री कंडीशन से नहीं है। अगर मसला ये है कि यहाँ पे फाते कौन है, ये नहीं अभी तक डिसाइड हुआ जी। तो इसलिए ये सारी कशमकश चल रही है। अगर ये डिसाइड हो जाता कि ये साइड फाते है और ये मफ्तू है, तो फिर शायद कोई प्री कंडीशन या प्री कंडीशन के बगैर भी मुज़ाकरा शुरू हो सकते थे, जैसे कि जापान और अमेरिका में हुए थे जंग अजीम दोम के बाद। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है। हर कोई दावे करता है कि हम जीत गए हैं। एक तरफ 9 मई है, दूसरी तरफ अथरा है, वो कहता है कि मैं सरेंडर नहीं करूँगा। तो और जो आज अलीमा खान साहबा ने जो बात की है ना, ये अगर ऑफ़र आई थी कि आप खामोश हो जाएं तो कोई रास्ते निकल सकते, तो वो ऑफ़र उन्होंने टॉर्पीडो कर दी है, उसको पंक्चर कर दिया उन्होंने, ये बयान दे के बाहर ले आएंगे। दूसरी तरफ ये मेरा ख्याल है कि कायरा साहब का जो बयान है वो सबसे मैच्योर है। उन्होंने ये जो बात की है कि मुफाहमत के रास्ते पे चलेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरी ये कि जो आसिफ अली जरदारी के दौर में डेमोक्रेसी के खिलाफ शायद साजिशें ना हो वाने सदर से, ये वक्त बताएगा क्योंकि कल शहजाद साहब ने जो तजिया दिया था उसके मुताबिक तो 2-2.5 साल बाद कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। अफसार साहब, लेकिन जब हम बार बार मुफाहमत की बात करते हैं तो एक और भी रियलिटी है पिछले 10 साल की हमारी ग्राउंड पॉलिटिक्स की। पीटीआई बैठी नहीं अपने सियासी मुखालिफिन के साथ, अभी भी कुछ के लिए कह दिया गया और उनके साथ खड़े हुए, मगर खास तौर पर अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात की जाए, क्या वहां पीटीआई बैठना मुनासिब समझेगी उस लीडरशिप के साथ? पीटीआई मुनासिब नहीं समझे, इमरान खान मुनासिब नहीं समझेंगे, बाकी पीटीआई सच समझ ले। क्योंकि इमरान खान का सारा बयानिया जो है वो बेस ही इस बात पे है कि ये गलत है, मैं सही हूँ। अब वो किस मुंह के साथ बैठेंगे? तो जाहिर है वो उन्हें इस बात का एहसास है, इसीलिए बैठ नहीं पा रहे, वरना तो बैठ चुके होते। और उन्होंने जेल में बैठे हैं, वो कोई मुफाहमत नहीं कर रहे, कोई डील नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि ही इज रेडी टू फाइट। तो मैं इस पे क्या कह सकता हूं? देख सकते हैं कि क्या करेंगे, लेकिन वो बैठ चुके हैं एमक्यूएम के साथ, चौधरी परवेज इलाही के साथ, जेयूआई के साथ, अचकजई साहब, जिनके साथ वो नहीं कभी बैठना चाहते थे। देखना यह है कि सियासत में ईगो कब तक चलती है। शहजाद साहब, पूरी इंतखाबी मुहिम में मरियम नवाज समेत नून लीग की लीडरशिप बार बार सानिया 9 मई का जिक्र करते रहे, बल्कि यहाँ तक कहा कि हम 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले हैं। नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर, क्या जरदारी साहब के लिए पीटीआई के साथ मुफाहमत का मामला आगे बढ़ाना मुमकिन हो पाएगा? देखिए, इस वक्त इस तरह की हतमी कोई पोजीशन लेना तो मुश्किल है किसी के लिए भी। कोई भी नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे ख्याल में ग्राउंड रियलिटी जिन्हें कहा जाता है, ज़मीनी हकायक, वो ये हैं कि 9 मई की हकीकत अपनी जगह पे कायम है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और उसके जो भी उसके आगे प्रोसेस है उसको उसी तरीके से आगे चलना है, चलेगा भी, और उसका अमन तक की अंजाम तक पहुंचना चाहिए। जितना जल्दी पहुंचेगा उतना पाकिस्तान के हक में बेहतर है।
एक तो ये बुनियाद होगी। लेकिन 9 मई के बाद 8 फरवरी भी आता है। 8 फरवरी की अपनी एक हकीकत है, उस हकीकत को भी नहीं झुटलाया जा सकता। पूरा पाकिस्तान उस हकीकत को जानता है, चाहे आप पीटीआई वाले नहीं भी हैं, फिर भी आपको 8 फरवरी को मानना पड़ता है। अब अगर 8 फरवरी है तो उसने कुछ ना कुछ रवैयों के अंदर तब्दीली तो फोर्स की है। उसने ये बावर ज़रूर कराया है कि भले हमारा मुजरिम कोई भी हो या मुलजिम कोई भी हो, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद इन पाकिस्तानियों की एक मुख्तलिफ अंदाज से भी सोचती है। ज़रूरी नहीं कि सब लोग एक ही तरीके से सोचें। अच्छा, फिर आपने सवाल किया कि जो उस इमरान खान या पीटीआई के मुखालिफ जो हैं, सियासी मुखालिफ, जिस किस्म की वो जिस तरह से 9 मई या साइफर या इनके ऊपर कॉलम्स लिखे जाते हैं या उनको गुफ्तगू में लाया जाता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे ये खौफ और ये डर में ज़रूर महसूस किया जा रहा है कि कहीं मुफाहमत के रास्ते खुल ना रहे हो इमरान खान के साथ। लेकिन मेरा ख्याल है समझने की बात यह है कि मुकम्मल नफ़ी किसी की भी मुमकिन नहीं है। दुरुस्त। मुकम्मल नफ़ी सिर्फ उस सूरत में हो सकती है कि तमाम का तमाम निज़ाम अलट पलट हो जाए, तख्ता उलट जाए। अब तख्ता उलटने का मुतहम्मिल पाकिस्तान तो नहीं हो सकता। ना 9 मई को आप रद्द नज़र कर सकते हैं, ना आप 8 फरवरी को छोड़ सकते हैं। इसलिए आपको रास्ता इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। अब वो क्या चीज़ें होंगी जो रास्ता निकालेंगी इन चीज़ों के बीच में, वो जाहिर है उसका ताल्लुक किससे होगा कि पाकिस्तान किस नहज पे जा रहा है, रवैयों में किस हद तक तब्दीली आती है, मामलात की जो नौयत है वो किस तरीके से, मंजरनामा कैसे तब्दील होता है। और ये मंजरनामा तब्दील होते हैं पाकिस्तान में ज़्यादा देर भी नहीं लगती। फिर सबसे बड़ा सवाल कि जो अडयाला जेल का कैदी है, क्या वो भी अपनी सोच में तब्दीली ला सकता है या नहीं, उसको लानी पड़ेगी। क्योंकि अगर उसका मकसद पाकिस्तान में सियासत करना है और सियासत कर उसका मकसद है, तो फिर सियासत के लिए तो मामलात को आगे लेके चलना होता है, दुश्मनियों को लेके आगे नहीं चलना होता, और मामलात का हल ढूंढना होता है। तो मामलात में और दुश्मनियों में फ़र्क करना पड़ेगा। उधर भी एक बहुत बड़ा एक इशू है, जो सवाल है जो खड़ा होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ें हैं, सियासत को भी कहीं ना कहीं पे अपने आप को स्टेबलाइज करना है। पाकिस्तान इस तरीके से चल नहीं सकता, जो माशी हालात हैं, जो हमारे हालात हैं, तो सियासत को भी अपना कहीं ना कहीं सेंटर ढूंढना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे आके स्टेबलाइज हो जाती है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, जैसे हमने कहा कि पिछले हफ्ते एक सफ़र शुरू हुआ, ये सफ़र किस तरीके से आगे बढ़ता है, कौन कौन से रास्ते निकालता है। लेकिन ये जो दुश्मनी वाला अमल है, जो कि दोनों तरफ से नजर आता है, पीटीआई की तरफ से और उनके सियासी मुखालफों की तरफ से, ये हरगिज़ पाकिस्तान के हक में नहीं है। और पाकिस्तान के हक में वही कुछ है जो कि मुफाहमत का रास्ता है। और मुफाहमत का रास्ता मतलब ये नहीं होता कि आप अपने कॉम्प्रोमाइज कर जाएं, बल्कि आप मुफाहमत का मतलब होता है आप रास्ते तलाश करें कोएग्जिस्टेंस के। शहजाद साहब जो आप बात कर रहे हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज मतलब नहीं, मुफाहमत पाकिस्तान की जरूरत है, ये कैसे आगाज होगा? आपने कहा कि जो जेल में है उसको भी अपने में तब्दीली लाना होगी, मंजरनामा कैसे तब्दील हो? सहाफती हलकों की तरफ से ये भी राय दी गई कि इमरान खान को जेल से बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए। शहबाज हुकूमत, क्या शहबाज हुकूमत इतना बड़ा फैसला कर पाएगी? या जिस तरह का बयान अलीमा खान साहिबा ने दिया है कि हमें इस तरह की मुफाहमत की पेशकश है, क्या उन्होंने ज्यादा जल्दी कुछ ज्यादा कह दिया है? खोलेंगी चीजें या बंद करेंगी? मेरा ख्याल है जुजियात हैं ये, जो ना कि किस तरीके से उनको बनीगाला भेज दिया जाए, उसको वहां भेज दिया जाए, ये जुजियात हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये करना है कि जो मोटे मोटे कदम है, बड़े कदम है, बड़ा स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, उसको एस्टैब्लिश करना है ना सबसे पहले। तो अभी तो काम शुरू हुआ है ना, अभी तो सियासी हुकूमत आई है, सियासी हुकूमत को भी तो अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करनी है। ये एस्टैब्लिश करे क्रेडिबिलिटी, फिर देखे। जब तक सियासी इकाई मजबूत नहीं होगी, उस वक्त तक ये अपना काम सही नहीं कर पाएंगे। यानी वरना फिर आप किसी ना किसी साए के नीचे ही पले बढ़ेंगे, और जब सायों के नीचे पलते बढ़ते हैं, वो कभी ज्यादा कद नहीं उठाते। तो सायों से हटने की भी जरूरत होती है, तो फिर अपनी इकाई को मजबूत करना पड़ता है। तो उस इकाई को मजबूत करने के लिए सियासत को भी अपनी मुफाहमत का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। क्या इतना ही आसान है इफ्तिखार साहब? मरियम नवाज का एक स्टेटमेंट है 2021 में मीडिया से गालिबन गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि मुज़ाहिमत होगी तो मुफाहिमत होगी। अभी आपको लगता है पीटीआई उसी जगह पर खड़ी और उसी तरीके से बिहेव कर रही है? मेरा ख्याल है जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने तो हथियार तकरीबन फेंक दिए हैं। उन्होंने 9 मई के हवाले से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के फैसले को तस्लीम कर लिया, बिल्कुल, और उन तमाम लोगों को ट्रक के नीचे फेंक दिया है जो उनकी कॉल पर, जो उनके कहने पर इतना बड़ा कदम उठा चुके थे, और वो कदम बगावत से मुतरादफ है। और इस हद तक उसकी जुजियात हैं कि ये कहा जाता है कि
एक फ़ौजी अफसर पाकिस्तान से बाहर था, इसलिए ये फैसला किया गया। तो आप इमरान खान से और क्या तवक्को करते हैं? उसने तो सबको, जो उसके सपोर्टर थे, जो उसके हामी थे, जो उससे कमिट आप ये कह रहे हैं वो मुफाहमत की अहमियत समझ गए हैं, तब्दील हो गए हैं? मैंने ये नहीं फिक्र कहा कि मुफाहमत की समझ गए हैं। मैंने तो ये कहा कि 9 मई के हवाले से कोर कमांडर के फैसले की उन्होंने हमायत की है, तायद की है, और ये भी तैयार हो गए हैं कि वो फुटेज देखने को ख्वाहिश रखते हैं, जो फुटेज खुद लोगों ने, आग लगाने वालों ने, लूट मार करने वालों ने, हमला करने वालों ने उस वक़्त फ़ख्रिया तौर पे रिलीज़ की, और उस सबूत के तौर पे आप सब लोगों ने देखी। अगर आप उसको देखने के बावजूद भी इनकारी हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। अब वो मुतालबा क्या कर रहे हैं? वो मुतालबा कर रहे हैं कि मैं तो माने लेता हूँ कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं उन तमाम अफराद को अपना साथी मानने से इनकारी हूँ, लेकिन मुझे भी तो कुछ दिया जाए और इसके अलावा। अच्छा। और उन्होंने हदायत जारी की है अपने दोस्तों को कि ज़्यादा पटिशन्स मत लेके जाएं फॉर्म 45 के हवाले से। अच्छा। सिर्फ 4 की बात करें और मुझे फ़ैसला दें सिर्फ 3 महीनों में। तो ये इतने अहम 4 कौन से हैं? वो उनको पता, उन्होंने डिक्लेयर किया है। अच्छा। आप खबरें अगर पढ़ा करें और उस पर नज़र रखें तो आपको मुझसे बेहतर पता होना चाहिए, बिकॉज आप पाकिस्तान के सबसे अहम प्रोग्राम को कंडक्ट कोई लाहौर के भी अहम हल्के हैं उसमें? जी बिल्कुल हैं, होंगे, लाहौर के भी होंगे, लाहौर से बाहर के भी होंगे। तो जो शख्स 9 मई के हवाले से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का फ़ैसला मानने को तैयार है, अपने सारे दोस्तों को कुर्बान करने को तैयार है, उन सियासी वर्करों को कुर्बान करने को तैयार है, और ये याद रखिएगा कि 9 मई की जो कुर्बानी फिर होगी, फिर उसमें हर वो शख्स भी जाएगा जो ख़ा इस वक्त किसी भी अहम ओहदे पर इंतखाबात के बाद फाइज क्यों ना हो गया हो। मतलब है कि कोर कमांडर्स कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ने कहा हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे, जो भी उसमें मुलव्वस था उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। मतलब यह, अगर आपने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया पढ़ा हो, बिल्कुल तो मैंने पढ़ा है। तो फिर आप अलीमा खान का जो दावा है उसको कहाँ रखेंगे? वो दुरुस्त कह रही हैं। मैं अलीमा खान की बात ही नहीं कर रहा। आपने मुझसे अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि उस दावे को कहाँ रखेंगे आप? ये तो आपने कह दिया अलीमा का दावा क्या है? अलीमा का दावा क्या है? कि हमें ये कहा जा रहा है, ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि चुप करके बैठ जाओ। एक से जायद उनका कहना है। किसने कहा? नाम ले अलीमा, नाम ले। इस मुल्क को तबाह कर दिया हमने, ये फिक्रा इस्तेमाल करके कि मैं नाम नहीं लेना चाहता। जी फरमाइए। इफ्तिखार साहब, मुझे ये बताएं, आपके मैं बातों से बहुत मुतासर हुआ हूँ, इतनी दूर बैठा हुआ भी, लेकिन ये बताएं कि 9 मई को हुए 10 महीने हो गए, 11वां महीना शुरू होने वाला है, तो क्या होना है बताएं, जो नहीं हुआ वो बता दें। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, और अगर होना ही था तो इतने अरसे से क्यों नहीं हुआ? कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के पहले भी कह चुके हैं, पहले भी कह चुके हैं। मेरे दोस्त, मुझे आप मजबूर करें कि मैं अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के फैसले को न मानूं, तो ये मेरी जरूरत नहीं है। ये इलेक्शन के बाद का साहब एक हालिया है, जो इलेक्शन और एक मैंडेट और गवर्नमेंट आने के बाद एक पैगाम है। ये गवर्नमेंट बनने के बाद है। और आप मुझे बात पूरी करने दें। अलीमा खान ने कहा कि मैं आपको जवाब दूं या मैं आयशा को जवाब दूं? क्या कर लीजिए, उनके सवाल को एड्रेस कर दीजिएगा, आप जवाब दीजिए। सवाल कौन कर रहा है इस वक्त मुझसे? सर, उन्होंने पूछा कि अगर अब तक कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं ये जी, अब तक कुछ नहीं हुआ तो बहुत अच्छा आयशा ने बता दिया कि ये जो कुछ भी है, ये फैसला हुकूमती जो हुकूमत है बनने के बाद ये कॉन्फ्रेंस हुई है, और उसमें ये कहा गया है और इसको दोबारा दोहराया गया है, उस आदमी ने इसकी हमायत की है जिसके लिए आप मरे जा रहे हो सारे उडियाला से। उसने सबको कुर्बान करने, उसने सबको, वो बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, उसने सबको कुर्बान करने का फैसला कर लिया है। जब उसने सबको कुर्बान करने का फैसला कर लिया है, फिर दूसरा मुतालबा जो उसका है वो ये है कि मैं तो ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ सारों की, तो आप थोड़ी सी कुर्बानी दें ताकि मेरी भी कोई इज्जत बच जाए और मेरा भी जो मुतालबा है वो भी माना जाए। और ये अलीमा खान ना जाने किसका पैगाम लिए फिरती है, खुल के बात करा करो इस मुल्क के अंदर कि कौन गया। ये जो है ना, वो गया होगा, वो आया होगा, ये गलत है। डू नॉट कंफ्यूज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये तो हकीकत है ना, माजी के सियासतदान रहमत से मुफाहमत होती है और हुई भी। माजी से बाहर निकलो, आने वाली कल की तरफ
सफर करो और बताओ कि वो लोग कौन हैं जो अलीमा खान को ये मैसेज दे रहे हैं। अलीमा खान को हकीकत का सामना करते हुए उन लोगों के नाम कल कौम को बताने चाहिए। ये मजाक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे वजारत खजाना का कुरा निकला है मोहम्मद औरंगजेब साहिब के नाम, एक नया नाम नए चैलेंज के साथ। पैनल की राय इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गुज़िश्ता रोज ऐलान करदा नई विफाकी काबीना में पुराने चेहरों के साथ कुछ नए चेहरे भी शामिल हुए। इनमें नुमाया नाम मोहम्मद औरंगजेब का है, जिन्हें विफाकी वजारत खजाना का कलमदान दिया गया है। अगरचे मुल्क की नई विफाकी काबीना में इसहाक डार शामिल हैं, ताहम इस बार उन्हें वजारत खजाना की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, बल्कि उनके बजाय ये जिम्मेदारी मोहम्मद औरंगजेब के हवाले की गई है, जो पेशे के लिहाज से एक बैंकर हैं और गुज़िश्ता 5 साल से हबीब बैंक लिमिटेड के सदर रहे। विफाकी काबीना में इसहाक डार का वजीर खजाना ना होना जहां बहुत सौ के लिए हैरान कुन है, तो दूसरी जानिब मोहम्मद औरंगजेब का इस जिम्मेदारी के लिए इंतखाब भी एक नई पेशरफ्त है, क्योंकि नवाज लीग के आखिरी 3 अदवार में इसहाक डार ने ही वजारत खजाना की मुश्किल जिम्मेदारी निभाई है। मोहम्मद औरंगजेब के लिए जहां वजारत खजाना एक नया तजर्बा है, तो इससे बढ़कर मुल्क की मौजूदा माशी हालत से निमटना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक जानिब अंदरूनी और बैरूनी कर्जों के पहाड़ जैसे बोझ के नीचे दबा है, जिनकी मजमूई मालियत इस वक्त 130 अरब डॉलर से ज्यादा है, तो दूसरी जानिब मुल्क में महंगाई की शरह 32.39% की बुलंद सतह पर मौजूद है। गुज़िश्ता रोज ऐवान सदर में मुनक़िदा तकरीब में हल्फ बर्दारी के बाद वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था, कोई बहस या वक्त का ज़िया नहीं होगा, साबित कदमी के साथ सिर्फ अमल दरामद का अज़्म है। शौकत अजीज और शौकत तरीन के बाद मोहम्मद औरंगजेब वज़ीर ख़ज़ाना के ओहदे पर फायज होने वाले तीसरे बैंकर हैं। उनकी तयनाती हल्फ बर्दारी की तकरीब का नुमाया पहलू थी, जिसने लोगों की एक बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। शुरका में से बहुत से लोगों को मोहम्मद औरंगजेब के बतौर नए वज़ीर ख़ज़ाना तकर्रुर पर बात करते हुए भी सुना गया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि शहबाज हुकूमत, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम ही माशी इस्तेहकाम से मुंसलिक है, क्या मोहम्मद औरंगजेब दुरुस्त इंतखाब साबित होंगे? पाकिस्तान इस वक्त जिस बहुत बड़े माशी बहरान से गुजर रहा है, क्या मोहम्मद औरंगजेब पाकिस्तान को इस माशी बहरान से निकालने में कामयाब हो पाएंगे? पैनल की राय इस पर क्या है? विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का कुरा मोहम्मद औरंगजेब के नाम इसहाक डार नून लीग के आजमुदा वज़ीर ख़ज़ाना। क्या मोहम्मद औरंगजेब शहबाज हुकूमत की दुरुस्त चॉइस साबित होंगे? हसन साहब देखें, उल्टा सवाल है आपका। समदी डार्लिंग जो हैं ये कई बार का आजमूदा था, इसीलिए तो आजमाया नहीं गया। ये हैरत अंगेज बात। बहरहाल शहबाज हुकूमत की दुरुस्त चॉइस वाली बात पर भी मुझे एतराज़ है। क्या ये वाकई शहबाज हुकूमत? खैर छोड़ें, आपकी बात मान लेते हैं और ये बात तय समझें कि डार्लिंग से बेहतर साबित होंगे। डार्लिंग एक बेसिकली एक फेक आदमी, एक क्लाइंबर, एक अपॉर्चुनिस्ट है, बहुत स्मार्ट। अच्छा, क्योंकि ये जो साहब हैं, जो कोई भी, आई डोंट नो हिम, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक को हेड करने वाला बंदा 100% प्रोफेशनल अंदाज होगा, नंबर 1। और वो औरंगजेब आलमगीर अपने हम नाम की तरह ना कोई नमाज छोड़ेगा ना भाई छोड़ेगा। ये औरंगजेब आलमगीर था, ना नमाज ना भाई। ठीक है, अच्छा, प्रोफेशनल। तो ना भाई भतीजा छोड़ेगा, और हमारे पेटी सियासतदानों की तरह इस आदमी को किसी टोपी ड्रामे की जरूरत भी नहीं है। ये बैग तकसीम हो रहे हैं फिलहाल, ये कोई टोपी ड्रामा नहीं। ठीक। अलबत्ता आपके लिए खबर है, हाँ आयशा जी, और अपने दोस्तों के लिए, कोई किसी मौजे की तवक्को हरगिज ना रखे, सीट बेल्ट बंदे रखें। ठीक है, क्योंकि ना मौसम साजगार होगा, ना परवाज ना फ्लाइट जो है वो हमवार होगी। ठीक हो गया जी। इफ्तिखार साहब, आप सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान में गलत तस्वुर है दुरुस्त। बैंकिंग के माहिरीन को ही माहिर मईशत तस्वुर किया जाता है। बैंकिंग और मईशत, शौकत तरीन, शौकत अजीज की मिसालें सामने रहीं। एक और कामयाब बैंकर हैं जिनके हमने ये माशी मामलात की जिम्मेदारी दी। अच्छी और दुरुस्त चॉइस साबित होंगे? बिल्कुल वक्त साबित करेगा कि क्या होता है। मैं इत्तेफाक करता हूँ अपने सीनियर से, सीट बेल्ट बांधने की, सीट बेल्ट हमें बांध रखनी चाहिए। और क्योंकि जो फ़्लाइट है वो ना हमवार हो सकती है और झटके लग सकते हैं। बात असल में ये है कि पाकिस्तान में जब तक टैक्स के निज़ाम को सख्ती से अमल दरामद के ज़ुमरे में शामिल नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं होगा। आप किसी को भी ला के बिठा दें,
ये निज़ाम नहीं चलने वाला। अभी जो वजीर खजाना है, आपके ख्याल में इनकी पहली तरजीह कर्जे का हसूल होगा IMF से या टैक्स रिफॉर्म्स होंगे? दोनों। देखना, कर्जा आपको तब मिलेगा जब कर्जा देने वालों को इस बात का जिनको इस बात का यकीन होगा कि आप ये पैसे वापस कर सकते हैं। और पैसे वापस करने के लिए आपको पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, और पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों से। कई करोड़ लोग हैं जिन्होंने पैसे देने हैं। उसमें जब हम उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो आपके सियासी मफादात आ जाते हैं। आप कहते हैं इनको मत छेड़ो, इनको मत छेड़ो। जब तक आप उनको नहीं छेड़ेंगे पैसे आएंगे नहीं, तो गैर मुल्क वाले आपको कर्जे क्यों देंगे? तो फिर ये बात इसकी ठीक है। फ्लाइट बहुत ही डिस्टर्ब किस्म की लगती है, और उसमें सोने पे सुहागा कि जो सियासी मामलात हैं वो आपसे सुलझाए नहीं जा रहे। अब धमकी दी गई है 23 मार्च को हम मार्च कर देंगे। भाई 23 मार्च तो एक तो रमज़ान का महीना है, खुदा का खौफ करो। फिर तुमने अब 23 मार्च को चढ़ाई का जो फैसला किया है, तो इस किस्म की जो चढ़ाई हैं, जो इस किस्म के बलवे जो हैं, जो फसादी हर वक्त ऐलान करना चाहते हैं, सियासत करो, सियासी तौर पे इख्तिलाफ करो, पार्लियामेंट के अंदर करो। ये पार्लियामेंट के बाहर सड़कों को इस्तेमाल करोगे तो फिर ये जो फ्लाइट है ये और ना हमवार हो जाएगी। इससे बचो खुदा के लिए। और ये जो क्या नाम है, मोहम्मद औरंगजेब साहब, मोहम्मद औरंगजेब साहब को मौका दो कि वो कुछ कर पाए। अगर मोहम्मद औरंगजेब को सलामी देनी है अपने जलसे जुलूसों और धरनों से, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। आज ब्लूमबर्ग की तरफ तारीफ की गई है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की भी, और जो हमारे नए वजीर खजाना है औरंगजेब साहब, उनकी तारीफ की है जी, औरंगजेब साहब की भी कि हालिया उनके साथ IMF के साथ पिछली डील उन्होंने की थी लास्ट में। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे शहजाद साहब से और अफसार साहब से कि वो क्या राय रखते हैं इस मामले पर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, हम चॉइस की बात कर रहे हैं। शहबाज हुकूमत ने मोहम्मद औरंगजेब बतौर वजीर खजाना क्या अच्छी और बेहतर चॉइस साबित होंगे? देखिए, इससे ताल्लुक नहीं है कि बेहतर होंगे या नहीं होंगे। मेरा ख्याल है जो मईशत का मारूजी हालात है ना, वो तब्दील हो गए हैं। वो डार साहब वाली मईशत अब रह नहीं गई। डार साहब का मॉडल क्या था? उनका मॉडल ये था कि रुपए की कदर को स्टेबल रखो। किस तरीके से? चाहे डॉलर मांगना पड़ता है तो मांग लो, कर्ज लेना पड़ता है तो कर्ज लो, बॉन्ड मार्केट से उठाना पड़ता है तो बॉन्ड मार्केट से उठाओ, यानी हायर रेट्स के ऊपर उठा लो डॉलर, और उसको फिर अपनी मार्केट में डालो ताकि रुपए की कदर को स्टेबल रखा जाए। उससे बैंकों का जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में रहती है और लगता है कि एक स्टेबिलिटी है। लेकिन वो एक आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी होती थी, क्योंकि मार्केट अपनी वैल्यू या रुपया अपनी वैल्यू खुद नहीं बना पा रहा था, कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही थी, हमारे पास डॉलर कमाने का कोई तरीका नहीं था। हम हमेशा डॉलर या मांगते थे या कर्ज लेते थे। आज 131 अरब डॉलर ड्यू हैं पाकिस्तान ने दुनिया को देने हैं। अगले 3 साल के लिए 25 अरब डॉलर सालाना हमने पे आउट करने हैं। ऐसी सूरत में डार साहब का मॉडल, जो कि डॉलर लेता है लोगों से, उधार लेता है या बॉन्ड मार्केट से उठाता है, उसकी अब नहीं रह गई, कोई गुंजाइश नहीं रह गई। IMF के साथ डार साहब शुरू से ही थोड़ा सा एतराज बरतते हैं, उनके साथ मिलके चलते नहीं है, क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्टिव इकोनॉमी होती है। वो कहते हैं जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, ये तुम्हें नुकसान देगी। वो नुकसान आ गया, 131 अरब डॉलर देना पड़ गया। आज बिल्कुल $1 भी आज जो मुल्क के अंदर ना वो हमारा है और ना ही हम डॉलर कमा रहे हैं। इसलिए 131 अरब डॉलर हम समझिए ऐसे मकरूज हैं जो हम देने की अहलियत नहीं रखते किसी को, इसलिए IMF के पास जाना पड़ेगा। तो फिर वो ऐसा आदमी जिसका कोई ना कहीं पे जो ग्रुप्स होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स, उनके साथ ना फंसाओ। ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स लगाने की अहलियत रखता हो, स्ट्रक्चर्स में चेंजेस करनी है, FBR को बदलने करने की अहलियत रखता हो। ये ना हो कोई सेक्रेटरी या कोई और DG बीच में उनके आड़े आ जाए क्योंकि उसने आपके साथ पिछले इतने दौरों में काम किया था। तो ये आदमी जो बिल्कुल एक नए तरीके से आ रहा है, नई सोच के साथ आ रहा है और कोई अटैच नहीं है इसके साथ, लोग भी या इंटरेस्ट ग्रुप्स, मेरा ख्याल है ये वो तमाम चीज़ें कर पाएगा जो कि आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। और IMF के साथ वो हमारी सांस लेने का तरीका जो अगले 3 साल तक कम से कम हम लोगों को पैसा अदा कर पाएंगे, ये मुमकिन हो पाएगा। तो हाँ, औरंगजेब साहब बेहतर, इन हालात के अंदर बेहतर आदमी है इस काम के लिए। अफसार साहब, इसहाक डार वजीर खजाना ना बनाने का फैसला क्या IMF के दबाव के तहत किया गया फैसला और एक दुरुस्त चॉइस औरंगजेब साहब साबित होंगे शहबाज हुकूमत की? देखिए, अभी शहजाद साहब कह रहे थे कि इनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है और वो किसी इंटरेस्ट ग्रुप को शायद रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ये वक्त बताएगा। ऐसा हो नहीं सकता पाकिस्तान में कोई शख्स इतने बड़े ओहदे पे पहुंचे और उसका किसी से ताल्लुक ना हो। तो मैं ज़्यादा तफसीलात नहीं बताता, लेकिन उम्मीद यही है सर कुछ तफसीलात बता दें से कोई नए आइडियाज़
चले आपकी बरादरी की है, इतना बता देता हूँ। और बहरहाल ये है कि अब आप खुश हो गई होंगी और हसन निसार साहब भी खुश हो गए होंगे। मैं आपसे फैक्चुअल पोजीशन पूछ रही इस्लामाबाद की, आप ये जो आप लोग हैं ना। चलें, मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ। माजी में जो भी बैंकर फाइनेंस मिनिस्टर आया, शौकत अजीज हो, शौकत तरीन हो, हफीज शेख हो, उन्होंने मुल्क को बेहतरी की तरफ नहीं ले जा सके लॉन्ग टर्म। छोटे छोटे कोई एक्ट्स किए उन्होंने, उस पर और बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। दूसरी बात यह है कि जो डिवेल्युएशन ऑफ रुपी का सोल्यूशन देती है IMF और बहुत सारे लोग, ये ओवर वैल्यूड है, ओवर रेटेड है। IMF पे बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में तनकीद कई दहाइयों से इस बात पे हो रही है कि वो गरीब मुल्कों की इकॉनमी को तबाह कर देता है डिवेल्युएशन के करके, अननेसेसरी डिवेल्युएशन। और मैं इसका एक टेस्ट ये है कि अब डिवेल्युएशन आपने की हुई 2 साल हो गए हैं ना रुपये की, कितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं उससे। ये सब मुझे डेटा से मुझे साबित कर दें कि मैं गलत हूं और डिवेल्युएशन ठीक है। तो एक दरमियान में है रुपये की कदर, जहां डॉक्टर साहब रखना चाहते हैं वो भी गलत, और जहां अब आ गई है वो भी गलत है। खैर मैं बात ये कर रहा हूं कि उम्मीद ये है कि नई आइडियाज ले आएंगे, और नए आइडियाज में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स आप किस तरह कलेक्ट करते हैं, ज्यादा टैक्स रेवेन्यू बढ़ाते कैसे। अब सर साहब एक जुमले में इस पे कमेंट कीजिएगा, सिर्फ कर्जे का हुसूल उनका फोकस रहेगा, ये टैक्स रिफॉर्म्स कर पाएंगे इफेक्टिवली? देखिए उन्हें, मुझे नहीं पता उनका विजन क्या है, लेकिन ये उनको करना पड़ेगा। अगर टैक्स रेवेन्यू में इजाफा नहीं कर सके और वो जो आप कह रही हैं कि बढ़ा देंगे टैक्स, फिर ये टैक्स नेट नहीं बढ़ाए बगैर टैक्स बढ़ा दिया तो फिर हमारी कोई बेहतरी नहीं है। टैक्स नेट बल्कि टैक्स रेवेन्यू जो टैक्स रेट है वो कम करना चाहिए। ठीक है, कम करके बढ़ाएं, उसको फैलाएं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इनकरेज हो टैक्स देने पे। तनख्वाहदार तबके पे मजीद से मजीद बोझ डालने से मसला हल नहीं होगा। और एक्सपोर्ट्स और आखिरी चीज जो यूटिलिटीज हैं, अगर वो उनकी प्राइसेस बेहतर ना हुई तो हमारी इंडस्ट्री प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आए। ये 3-4 मेजर काम है जो कर सकेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। आप 4 अभी तक सब यही कह रहे हैं बेहतर चॉइस होंगे, पर देखना पड़ेगा कि करते क्या हैं और किस इनिशिएटिव के साथ और क्या नया लेकर आते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।